नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है, कोश मूलो दंड, अर्थात राज्य के लिए सेना से बड़ा है खजाना, क्योंकि इसी से जनकल्याण संभव है। इस लेक्चर में हम इसी उक्ति से प्रभावित टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो है दिल्ली सल्तनत की राजस्व प्रणाली। इस लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत की राजस्व प्रणाली का आधार क्या था, इस प्रणाली में मुख्य कर क्या क्या थे, उनके अलावा अन्य कर कौन कौन से थे, राजस्व वसूलने की पद्धति क्या क्या थी, और इस राजस्व से सल्तनत को जो आय प्राप्त होती थी उसका प्रयोग सुल्तान कहाँ कहाँ करता था। जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अपनी आंतरिक समस्याओं में उलझे रहे। कभी विद्रोह होते थे, कभी मंगोल आक्रमण होते थे, तो कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं बनी रहती थी कि वो दिल्ली सल्तनत की आंतरिक समस्याओं पर ध्यान नहीं दे पाए। इसी वजह से सल्तनत के सुल्तानों ने और मुख्यतः इल्तुतमिश ने अबू हनीफा की जो राजस्व प्रणाली थी उसी को ही दिल्ली सल्तनत की राजस्व प्रणाली का आधार बना लिया। अबू हनीफा अर्थात जो बगदाद के खलीफा थे, इस राजस्व प्रणाली में करों को दो भागों में बांटा गया है। पहले प्रकार के कर हैं गैर धार्मिक कर, जिनमें 3 कर मुख्यतः शामिल हैं। नंबर 1 खराज, दूसरा खुम्स और तीसरा उस्र। और दूसरे प्रकार के कर थे धार्मिक कर, जिनमें मुख्यतः 2 करों को शामिल किया गया है। पहला है जजिया और दूसरा है जकात। खराज से तात्पर्य है जो खराजी भूमि से वसूला जाने वाला राजस्व है। अब खराजी भूमि वो भूमि होती थी जो सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी, और ये जो टैक्स था वो सल्तनत के राजस्व का मुख्य स्रोत होता था। शरीयत के मुताबिक देखा जाए तो खराज कुल उत्पादन का अधिकतम 1/3 भाग तक वसूला जाता था, परंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में इसे सबसे ज़्यादा वसूला 1/2 भाग तक। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के कृषि सुधार काफ़ी उल्लेखनीय हैं। अगर हम देखें, इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व निर्धारण के लिए मसाहत नीति अर्थात भूमि पैमाइश को आधार बनाया और उसी के आधार पर टैक्स वसूला। और ये भूमि पैमाइश के लिए इसने बिस्सा जो है एक इकाई को अपनाया, जो वर्तमान समय में भी कुछ संशोधित रूप में चल रही है। इसने राजस्व वसूलने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया, दीवान मुस्तखराज, जो टैक्स वसूलने वाले अधिकारियों से बकाया वसूलता था। मोहम्मद बिन तुगलक के भी कृषि सुधार उल्लेखनीय है। इसने जो है दीवान कोही नाम से एक कृषि विभाग बनाया था, और यह ऐसा पहला सुल्तान था जिसने किसानों को सोनधर ऋण प्रदान किया था। इस सोनधर को आप वर्तमान समय में केसीसी या किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़कर देख सकते हैं। सिकंदर लोदी के भी राजस्व सुधार महत्वपूर्ण है। इसने जो है अलाउद्दीन खिलजी की भूमि पैमाइश की पद्धति में बिस्वा को हटाकर एक अलग से गज बनाया या यूनिट एक्सेप्ट की, उसे गजे सिकंदरी का नाम दिया गया। यही गजे सिकंदरी अकबर के शासनकाल तक भूमि पैमाइश का आधार बना रहा। अगर हम चर्चा करें सल्तनतकालीन भूमि पर, तो इसे हम 4 भागों में बांटकर देख सकते हैं। सबसे पहली भूमि थी खालसा भूमि, दूसरी प्रकार की भूमि थी मदद-ए-बांस, तीसरी थी अक्तादारों की भूमि, और चौथी थी हिंदू राजाओं की भूमि। इन चारों ही प्रकार की भूमि से दिल्ली सल्तनत को टैक्स पहुंचता था। खालसा भूमि यही खराजी भूमि भी कहलाती थी और सुल्तान के सीधे नियंत्रण में होती थी। वजीर जो है मुक्ता और वली की सहायता से इस भूमि से राजस्व वसूलता था। सबसे ज़्यादा जो खालसा भूमि थी वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में थी। दूसरे प्रकार की भूमि मदद-ए-मास भूमि थी। ये इस प्रकार की भूमि होती थी कि सुल्तान जो है एक धार्मिक अनुदान के रूप में कुछ मुल्ला मौलवियों को जो है भूमि प्रदान कर देता था। इस भूमि से जो भी टैक्स मिलता था उसका प्रयोग मौलवी जो है अपनी आजीविका के रूप में करते थे। ये जो है भूमि कर मुक्त होती थी, सुल्तान को इससे कुछ कर नहीं मिलता था। हालांकि कई बार मौलवी सुल्तान को उपहार जरूर भेंट कर दिया करते थे। तीसरे प्रकार की भूमि थी अक्तादारों की भूमि। इस भूमि पर राजस्व वसूली अक्तादारों द्वारा की जाती थी, और इसका कुछ हिस्सा अक्तादार स्वयं रख लेते थे और कुछ हिस्सा सुल्तान के पास भेज देते थे, जो सल्तनत के राजकोष में जमा हो जाता था। इसके अलावा चौथे प्रकार की भूमि थी हिंदू राजाओं की भूमि। यह जो है सुल्तान द्वारा हिंदू राजाओं को प्रदान की गई थी। हिंदू राजा अपनी आजीविका इसी से चलाते थे और प्रतिवर्ष सुल्तान को उपहार देते थे, कर देते थे, और अपनी जो निष्ठा प्रकट करने के लिए सुल्तान के दरबार में भी उपस्थित होते थे। दिल्ली सल्तनत में राजस्व नगद भी वसूला जाता था और अनाज के रूप में भी वसूला जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने राशनिंग पद्धति की शुरुआत की, जिसको आप वर्तमान समय में पीडीएस से जोड़कर देख सकते हैं।
इसके लिए यह करता था कि आधा भाग तो नगद वसूलता था और आधा भाग अनाज के रूप में वसूलता था। पूरे दिल्ली सल्तनत में राजस्व वसूली की 3 पद्धतियाँ प्रचलित थी। सबसे पहली थी गल्ला बख्शी, दूसरी कनपूत और तीसरी बटाई। गल्ला बख्शी में किसान स्वयं गल्ले पर आकर टैक्स देता था। कनपूत में अधिकारी स्वयं जो है किसानों के पास टैक्स वसूलने जाते थे। और बटाई जो है ये अपने आप में 3 प्रकार की थी: खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई। खेत बटाई में जो खुद मुकद्दम, चौधरी और मुखिया होते थे वो खड़ी फसल का अनुमान लगा लेते थे। मान लीजिए ये जो है 2 बीघा ज़मीन है, तो ये इतना अनुमान लगा लिया जाता था कि इसमें से 1 क्विंटल होने वाला है, तो इसका 1/4 या 1/5 भाग सल्तनत के राजकोष में दे दिया जाता था। केवल अनुमान लगाया जाता था। लंक बटाई में क्या होता था कि मान लीजिए ये कोई खेत है, इसमें जितना भी फसल खड़ी है उसके डंठल बनेंगे या गठड़ी बनेगी, और उस गठड़ी का ही 1/3 या 1/2 या 1/5 भाग जो भी सुल्तान ने डिसाइड किया है उसी को निर्धारित कर दिया जाता था और वो सल्तनत के राजकोष में जमा कर दिया जाता था। रास बटाई में यह होता था कि जब अनाज पूरी तरह तैयार कर लिया जाए, मान लीजिए खेत है, इसमें गेहूं लगा है, इसको गेहूं को बिल्कुल तैयार कर लिया गया है, तो जब बिल्कुल तैयार है तो तैयारी में से सुल्तान का या सल्तनत का हिस्सा निकलता था। तो तीनों प्रकार की बटाई जो है ये सल्तनत में अपनाई जाती थी और सभी प्रकार के सुल्तान अपने अपने सहूलियत से इसमें से किसी एक को स्वीकार करते थे या तीनों को स्वीकार करते थे। जो खुद चौधरी मुकद्दम है ये किसानों से खराज वसूलते थे और इसको दीवान विजारत के अधिकारियों के पास जमा कर देते थे। ये जो है अपना भी कुछ हिस्सा निकाल लेते थे जिसे हक एक होती कहा जाता था। इसके अलावा ये किसानों से कुछ अलग राशि भी वसूल लेते थे जिसे किस्मत एक होती भी कहा जाता था। जैसे इन्हीं की चलती थी। आज वर्तमान समय में आप प्रधान देख लीजिए तो इनकी स्थिति लगभग प्रधान जैसी थी। ये जो भी डिसाइड कर देते सल्तनत को उसी के आधार पर टैक्स वसूलना होता था। तो कई बार जो किसान हैं इनकी चाटुकारिता भी करते थे और किसान जो है इस वजह से भी इनको रिश्वत वगैरह देते थे कि ताकि जो खुद चौधरी मुकद्दम है इनकी भूमि पर टैक्स कम आके और सल्तनत को टैक्स कम से कम देना पड़े। अलाउद्दीन खिलजी ने जब भू राजस्व सुधार किए तो उसने ये महसूस किया कि बिचौलिए का तो कोई काम है ही नहीं, तो उसने खुद चौधरी मुकद्दम के जो पद थे उनको बिल्कुल समाप्त कर दिया। अब उसने व्यवस्था की कि पटवारी सीधे गांव जाते थे और वहाँ जो है टैक्स वसूलते थे और पटवारियों से सीधे उच्च स्तर के अधिकारियों के पास पहुँचता था और दीवान वजारत में चला जाता था। इसने अधिकारियों से बकाया वसूलने के लिए दीवान ए मुस्तकराज नाम से एक डिपार्टमेंट भी बना हुआ था। इन मुख्य करों के अलावा घरी कर और चरी कर सल्तनत में 2 अन्य कर भी थे। घरी कर था घरों पर लगने वाला कर और चरी कर था चारागाहों पर लगने वाला कर। हम अब देखें खुम्स, तो खुम्स भी जो है एक महत्वपूर्ण कर था। इसे गनीमह भी कहा जाता था। जब सैनिक युद्ध में जाते थे तो वहाँ जो लूट करते थे उसी लूट के माल को खुम्स कहा जाता था। शरीयत के मुताबिक 4/5 भाग सैनिकों को दिया जाता था और 1/5 भाग राजकोष में जमा कर दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे शरीयत के बिल्कुल विपरीत वसूला। उसने 4/5 भाग तो सल्तनत के राजकोष में जमा किया और 1/5 भाग उसने सैनिकों को प्रदान किया। उस्र भी एक महत्वपूर्ण कर था जो तुर्की मुसलमानों से वसूला जाने वाला भू राजस्व था। यह प्राकृतिक सिंचित साधनों से सिंचित भूमि पर उसका उत्पादन का 10% तक वसूल आता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने खलीफा से अनुमति लेने के पश्चात इस टैक्स को समाप्त कर दिया था। ज़कात एक धार्मिक कर था। यह उस मुसलमान से वसूला जाता था जिसकी संपत्ति 51 तोला चांदी और 7 तोला सोना के बराबर हो। यह उसकी कुल वार्षिक आय का 2.5% वसूला जाता था। इस टैक्स का उपयोग जो है इस्लाम धर्म के उत्थान के लिए किया जाता था, जैसे मदरसा बनाना, मस्जिद बनाना इत्यादि। जजिया भी धार्मिक कर था। इसे सुल्तान गैर मुसलमानों से उनकी सुरक्षा के लिए वसूलते थे। सर्वप्रथम 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने जिमी के नाम से इस टैक्स को वसूला था, पर इसने इसमें एक्सेप्शन छोड़ा था ब्राह्मण, स्त्री, बच्चे और भिखारियों को, अर्थात इनसे टैक्स नहीं वसूला जाता था। पर फिरोज शाह तुगलक ऐसा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला था। इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इन सभी प्रकार के करों से जो आय सल्तनत को होती थी उसके 4 हिस्से किए जाते थे। 1/4 भाग सुल्तान व उसके परिवार पर खर्च किया जाता था, 1/4 भाग प्रशासनिक व्यवस्था पर खर्च किया जाता था, 1/4 भाग सार्वजनिक कार्यों पर खर्च किया जाता था और 1/4 भाग धार्मिक कार्यों पर खर्च किया जाता था। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपके कंसेप्ट और फैक्ट क्लियर किए होंगे। यदि फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। उससे पूर्व आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, निम्नलिखित में से क्या गलत है।
ऑप्शन ए सल्तनतकालीन राजस्व व्यवस्था बगदाद के खलीफा की पद्धति से प्रभावित थी। ऑप्शन बी खुम्स एक धार्मिक कर था। ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया वसूला। या ऑप्शन डी खराज राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।